वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग इस वक्त कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस वक्त हम लोग हैं एक्सरसाइज 7.1 में। 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, चलिए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है खास। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। इन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the 2 points A and B discussed in the section 7.2। अब ये section 7.2 क्या है? तो देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको एक जगह पे फिगर दे रखी है। यहाँ पर इस पेज पर आपको बताया गया है सेक्शन 7.2 के बारे में। 7.2 में यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल्ड बताई गई है। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपका OPT स्टार्ट होने वाला है, आपके ओपन बुक टेस्ट होने वाला है, तो आप खुद से भी इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें एक ग्राफ दे रखा था और यहाँ इस ग्राफ में हमें एक ये फिगर दे रखी थी। ये फिगर जो थी इसमें हमें इस तरीके से फिगर दे रखी थी। अब इन्होंने यही कहा है कि सेक्शन 7.2 में जो हमने आपको से डिस्कस किया था एक ग्राफ के बारे में, एक फिगर के बारे में, उसमें A और B की जो सीधी सीधी लाइन है इसका डिस्टेंस कृपया करके बता दीजिए। तो अब ये देखा जाए तो यहाँ से ये 36 है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे ये 36 हो गया और जो B है वो 15 है, तो यानी जो y एक्सिस है वो 15 है। तो इस तरीके से ये पॉइंट अपने आप ही 36,15 बन गया। तो 0,0 से लेकर 36,15 तक की जो सीधी सीधी लाइन है ये कितने डिस्टेंस पे है? तो 0,0 को हम तो कंसिडर कर रहे हैं x1 y1 और जो 36,15 है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं x2 y2। तो देखते हैं, x2 की प्लेस पर 36 रखा है, y2 की प्लेस पर 15, x1 की प्लेस पर 0 और y1 की प्लेस पर भी 0। इसके बाद ही 36 में से 0 लेस करेंगे तो 36 आएगा और 15 में से लेस करेंगे 0 तो 15 आएगा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि 36 का स्क्वायर क्या हो सकता है भैया। तो 36 × 36 करके देखते हैं। तो 36 की मल्टीप्लाई अगर आप 36 से करेंगे, पहले तो आप खुद इस वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए, और अगर कर लिया है तो आंसर बिल्कुल चेकआउट करके देखिए क्या मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है। यानी 36 की मल्टीप्लाई 36 के करने से क्या आपका आंसर 1296 आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैंने ये मल्टीप्लाई आपको शो कर दी है। ये रफ वर्क के तौर पे आप कर सकते हो, देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है। ठीक है, बच्चों को अक्सर करके डिजिट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। डिजिट्स अगर उन्होंने सही कर दिए तो ऐड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने पहले से ही डिजिट्स क्या आएंगी, पहले 216 फिर 108 और इनको ऐड करने से क्या नंबर आएगा वो मैंने पहले से आपको यहाँ शो कर दिया रफ वर्क के तौर पर। तो आप इसको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो 36 का स्क्वायर हमारा 1296 यानी 1296 आया। वही 15 का स्क्वायर भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो 15 का स्क्वायर तो इजी है, हमने बचपन से पढ़ाया सर। 15 का स्क्वायर होता है 15 × 15 होता है सीधा सीधा 225। अब 1296 को और 295 को अब हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भैया अब ऐड ही करना है। तो 5 + 6 करेंगे तो 11 आएगा, 1 कैरी होगा। 9 + 2 करेंगे, देखो 1 + 9 10, 10 + 2 12, 1 दोबारा से कैरी हो गया। और 1 and 2 + 2 ये these are 5, तो ये 5 हो गया। 1 एज इट इज़ यहाँ नीचे आ गया। तो इस तरीके से ये आपका स्क्वायर रूट बन गया 1521। अब इस 1521 का हम लोग स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर निकल जाएगा। पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में देखो बच्चे थोड़ा ज़्यादा उलझ जाते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा डिवीज़न मेथड करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो वो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं फ़िलहाल स्टूडेंट्स ताकि अच्छे से और आज आपको क्लियर हो जाए और इजीली आप आंसर लिख पाओ,
तो इसीलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको रिफ़र करता हूँ। तो 1521 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे। अच्छा, जब भी हमें ये पता लगाना हो कि ये किससे डिवाइड हो सकता है, देखो अगर ये हमें पता लगाना हो कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो लास्ट नंबर अगर इसके यूनिट नंबर 2468 है, 24680 है, तभी ये डिवाइड हो सकता है 2 से। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं दूसरा डिजिट ये कहता है कि 0 और 5 अगर लास्ट में आ रहे हैं तो ये 5 से पक्का डिवाइड होगा, तो ऐसा भी कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा हमें 1 नज़र आ रहा है। तो तीसरा हम लोग ट्राई करके देखते हैं, चेकआउट करके देखते हैं अपनी साइड से, क्या ये 3 से डिवाइड हो पा रहा है। अब ये चेक करने के लिए कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका ये तरीका है कि हम इसकी सारी डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 5 + 2 + 1 इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 9। 1 + 5 + 2 + 1 करके आपका आंसर 9 आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है? एब्सोल्युटली आता है। 3 × 3 9 होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, मतलब डिजिट्स को हम ऐड करने के बाद कोई ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 × 5 = 15 होता है, एज इट इज़ 0 आया, 3 × 7 = 21। आप लोग डिवाइड भी देख सकते हो, मैंने डिवाइड यहाँ पर साइड में ही आपको शो कर दिया, ये रफ वर्क के तौर पे आप रख सकते हो। फिर इसके बाद क्या ये भी, पहले तो 507 भी आपको बता दूँ, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो अगर आप इसके डिजिट्स को ऐड करोगे तो 5 + 0 + 7 12 आएगा, और 12 भी 3 के टेबल में आता है। तो एज इट इज़ ही हम लोग इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 3 से ही। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 और 3 × 9 = 27 होता है। तो ऐसे करके आप ये डिवाइड देख सकते हो कि 169 ही आ रहा है। अब 169 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता भाई, बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको मैथ्स में अच्छा होना है तो आपको स्क्वायर्स भी याद होने ज़रूरी हैं। कृपया करके आपको 2 से लेके 20 तक के या 21 तक के आपको स्क्वायर तो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ये आपके लिए पेपर में भी इजी रहते हैं। तो 13 × 13 जो होता है 169 होता है। तो जब भी आप 169 कहीं पर देखो, किसी और नंबर से आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा और 13 × 1 = 13 होता है। तो इस तरीके से आपका स्क्वायर रूट में 3 × 3 और 13 × 13 आ जाएगा। तो 3 का पेयर देखेंगे, स्क्वायर रूट एक जेल ही होती है और अंदर जो भी नंबर एक जैसा दिखे तो एक बाहर आ जाता है। तो 3 × 3 3 होता है और 13 × 13 13, 13 का पेयर 13 आया। तो 3 × 13 करेंगे तो 39 आएगा। तो देखा जाए तो ए और बी की जो सीधी सीधी लेंथ है वो आपकी 39 है। 39 यूनिट आप लिख देंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि इसके जो स्क्वायर्स थे 1 सेंटीमीटर में थे, 2 सेंटीमीटर में थे। तो अगर ऐसा कुछ हमें गिवन नहीं होता तो हम 39 यूनिट ही इसको मेंशन करते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है। ये पूछ रहे हैं हमसे, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -11 आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर वर्ड आपने चैप्टर नंबर 3 में भी सुना होगा। कोलिनियर एक्चुअली कहते हैं कि अगर कोई लाइन सीधी जा रही है, उस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं A, B, C, वो पॉइंट्स आपस में एक ही लाइन में सीधे सीधे आ रहे हैं, क्या वो कोलिनियर हो सकते हैं। अब कोलिनियर को समझने के लिए आपको बस मैं इतना कहना चाहूँगा, देखो AB + BC अगर आपका AC के इक्वल आ रहे हैं तो ये सीधी सीधी लाइन है। देखो सीधी सीधी लाइन है, तो अगर AB का जो भी डिस्टेंस बैठेगा और BC का जो भी डिस्टेंस बैठेगा, उनको ऐड करने से जितना हमारा AC आ रहा है वो सेम है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि हाँ ये हमारा कोलिनियर है। तो चेक आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हम लोग x1 y1 कंसिडर कर रहे हैं 1, 5 को, वहीं b को हम कंसिडर कर रहे हैं x2 y2
एज अ 2,3 और सी पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं x3 y3 जो कि -2, -11 है। ये तीनों पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और क्या ये कोलिनियर है कि नहीं, तो इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। पहले हम लोग लेंथ ले लेते हैं ए बी की। तो ए बी की लेंथ के अकॉर्डिंग x2 - x1 का होल स्क्वायर रखा जाएगा और y2 - y1 का। तो x2 हमारा यहाँ 2 है, y1 हमारा यहाँ x1 हमारा यहाँ 1 है, y2 हमारा यहाँ 3 है और y1 हमारा यहाँ पर 5 है। तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा और 3 में से -5 जाएगा तो -2। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का होल स्क्वायर 4 होता है। 1 + 4 करेंगे तो √5 आएगा। 5 एक्चुअली में एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता, तो हम एज इट इज़ ही √5 रख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे तो √5 की अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम BC की ओर। BC जो लाइन है इसमें हमारे पास x2 y2 और x3 y3 गिवन है। तो BC निकालने के लिए हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि x3 में से x2 को लेस करेंगे और y3 में से y2 को। बड़ा नंबर बस ऐसे ही दिल किया तो पहले रख दिया। तो x3 - x2 और y3 - y2 के होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस भी रहेगा। x3 हमारा यहाँ -2 है और x2 हमारा यहाँ पर 2 है, तो फॉर्मूले का तो माइनस रहेगा ही। वहीं y3 हमारा यहाँ -11 है और y2 हमारा यहाँ पर -3 है। इसके बाद -2 माइनस प्लस होता है तो यहाँ 4 आ गया और ये भी -11 और -13 प्लस हो जाएगा तो ये -14 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये वैल्यू, ये रफली मैं दिखा देता हूँ, तो ये बैठेगा आपका 2। ये देखो 6 + 6 12 होता है, 1 कैरी हुआ, 1 + 9 10, 10 + 1 11, 1 कैरी अगेन एंड दैट इज़ 212। ठीक है, 212 ऐसे पढ़ लो कि ऐसे पढ़ लो, 212 आ रहा है, लेकिन हमें 212 पढ़ना है तो ये 212 इस तरीके से। ठीक है, अच्छा 212 अगर हम देखें तो क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जा सकता है? लास्ट नंबर क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये पक्का 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 0 लिखेंगे, 2 6 ज़ा 12 होता है। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये 53 किसी भी नंबर में नहीं आता, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है और 53 1 ज़ा 53 आएगा। तो ऐसे में ये इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 × 2 × 53 बैठेगा। 2 का हम पेयर ले सकते हैं, वो 2 और √53 अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा BC भी आ चुका है 2 √53। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या अब AB भी निकल गया, BC भी निकल गया, तो अब AC की बारी है भैया। AC देख लेते हैं, AC हमारा क्या बैठ सकता है? AC हमारा बैठ सकता है ये x3 - x1 और y3 - y1। तो देखते हैं, तो x3 हमारा यहाँ पर -2 है और x1 हमारा यहाँ पर 1 है। वहीं y3 हमारा यहाँ -11 है, y1 हमारा यहाँ 5 है। माइनस माइनस प्लस -3 -5 और -11 -16। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 16 का स्क्वायर 256। 9 + 256 करेंगे तो 265 आएगा। और अब आपके माइंड में फिर से वही बातें घूम गई होंगी, तो सर क्या ये 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। क्या हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए देख सकते हैं। 5 लास्ट डिजिट है तो 5 से डिवाइड करके देख लो। तो 5 5 ज़ा 25 होता है और 5 3 ज़ा 15 होता है। और 53 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 53 1 ज़ा 53, तो ऐसे में 5 × 53 आ रहा है, जो कि आगे चल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई पेयर बन नहीं सकता। तो ये आ रहा है 2 √65। अब मैं आपसे पूछने लगूँ, क्या AB + BC = AC आ रहा है? देखो √5 + 2 √53 जो आपस में ऐड भी नहीं हो सकते क्योंकि सेम फैक्टर्स नहीं है, सेम इनके
लाइक टर्म्स नहीं है, सेम रेशो से ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई या आपस में प्लस नहीं हो सकता। दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि ये कॉलिनियर नहीं है। अगर ए बी प्लस बी सी मेरा सेम आ जाता तब मैं ये चीज़ मान सकता था। अब वेरीफाई करने के तौर पर हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, हम एक ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हो तो उसमें थोड़ी आसानी आपको ये रहती है कि ग्राफ बना देने से आप वेरीफाई कर देते हो और एक थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बैठ जाती है पेपर वर्क में। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप नोट कर देंगे, ये तीनों पॉइंट्स हम उसी हिसाब से सेट करते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट था हमारा, जैसे कि पहला पॉइंट था हमारा वो था -2, -11, ये x3 y3 था, यहाँ पे ये पॉइंट रखा जा सकता है। 1,5 हमारा यहाँ रखा जा सकता है। वहीं 2,3 ये 2 और ये 3, तो ये यहाँ रखा जा सकता है। अब मैं आपसे पूछने लगूँ क्या ये कॉलिनियर हो रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं -2, -11 से लाइन खींचता हूँ 1,5 की ओर, तो देखा जाए तो 2,3 हमारा इस लाइन में नहीं आ रहा है, वो एक अलग से लाइन बना रहा है। तो देखा जाए तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं होती, और वेरीफाई ना होने के कारण हम ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट कॉलिनियर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो उसमें हम लोग आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हमें बताया गया है चेक वेदर 5,-2 एंड 6,4 एंड 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। क्या ये वर्टिसेस आपको पता है कि पॉइंट्स को कहा जाता है? मतलब जैसे कि एक मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, तो इस ट्रायंगल में ए बी सी हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में ए और बी और सी वर्टिसेस यानी पॉइंट्स हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, पहले तो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, क्या पता ये ट्रायंगल बन भी रहा है या नहीं। तो देखा जाए तो पहला पॉइंट मेरा 5,-2 है, जो कि 5,-2 यहाँ पर आ सकता है। वहीं मेरा 7,-2 या 6,4 कह सकते हो। 6,4 मेरा ये 6 और ये 4 ये रहा। वहीं 7,-2 तो 7 ये पूरी लाइन है और -2 ये आपस में यहाँ इस पॉइंट पर टकरा गई। तो चेकआउट करने के लिए क्या ये पॉइंट्स आपस में एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो पहले चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल आपस में ट्रायंगल बना रहे हैं। और देख रहे हो आप कि AC और ये AB ये अपने आप में एक लाइन बन रही है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि उसकी 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि BC तो वो लाइन होने नहीं वाली है, तो हो सकता है बेस हो। तो AC और AB अगर ये इक्वल हो गए तो हम ये मान सकते हैं हाँ ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग इसीलिए पहले से वेरीफाई कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू द फिगर इफ AB इक्वल्स टू AC सो it is verify that triangle ABC is isosceles। अब पॉइंट A जो है उसको हम कंसिडर x1 y1 करेंगे, पॉइंट B x2 y2 कंसिडर करेंगे और पॉइंट 3 x3 y3 कंसिडर करेंगे। 6,4 और 7,-2 और 5,-2 इसे ऐसे कंसिडर करेंगे। तो x2 x1 का होल स्क्वायर और y2 y1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। x2 हमारे यहाँ 7 है, x1 हमारे यहाँ पर 6 आ चुका है और उसके अलावा -2 ये रहा और -4 हमारा यहाँ पर y1 है। तो 6 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, -2 और -4 प्लस हो जाएगा तो -6 का,
1 का स्क्वायर 1 होता है और 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। 1 + 36 किया तो √37 आया। तो √37 निकालने के बाद अब हम AC भी देख लेते हैं, क्या AC भी हमारा √37 ही आ रहा है या नहीं। तो AC निकालने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, AC निकालने के लिए x3 - x1 और y3 - y1 रखना पड़ेगा। x3 हमारा यहाँ पर 5 है और x1 हमारा यहाँ पर 6 है। वहीं y3 यहाँ पर हमारा -2 है और y1 हमारा यहाँ पर 4 है। तो 5 - 6 करेंगे तो -1 आएगा। वहीं -2 - 4 तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -6 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है और -6 का होल स्क्वायर 36 होता है। 36 + 1 करेंगे तो √37 आएगा। तो क्या AB और AC दोनों इक्वल हैं? हाँ, √37 ही है। हैंस मैं कह सकता हूँ कि AB इज इक्वल्स टू AC, हैंस √37 इक्वल्स टू √37। सो it is verified that AB equals to AC equals to √37. So the triangle ABC is isosceles triangle। और ये यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम इस तरीके के कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। आपके लिए क्लास 10th NCERT मैथ्स का सारा सॉल्यूशन भी क्लियर करेंगे। और इस वक्त जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर ही रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और करते रहेंगे आपके लिए। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।